जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में हमने डैश और ट्रिपल डैश को कंप्लीट किया था। अब मैं आपको एसिमेट्रिक एल्गोरिदम का कुछ आइडिया देना चाह रहा हूँ। अभी तक हमने जितने भी एल्गोरिदम पढ़े वो सिमेट्रिक एल्गोरिदम थे। सिमेट्रिक एल्गोरिदम को सिमेट्रिक एल्गोरिदम भी कहते हैं, सिंगल की एल्गोरिदम भी कहते हैं और उसको प्राइवेट की एल्गोरिदम भी कहते हैं। जबकि दूसरा जो एल्गोरिदम है वो एसिमेट्रिक की एल्गोरिदम है, जिसको के एसिमेट्रिक भी कहते हैं, डबल की एल्गोरिदम भी कहते हैं और पब्लिक की एल्गोरिदम भी कहते हैं। तो इस पे जाने से पहले या इस एल्गोरिदम को समझने से पहले इसकी इसकी पॉपुलर एग्जांपल RSA एल्गोरिदम है। लेकिन वहां तक जाने से पहले एक और टॉपिक है हमारे कोर्स का, जो क्या है, नंबर थ्योरी। तो थोड़ा सा पहले मैं नंबर थ्योरी का आपको मैं ओवरव्यू करवाता हूं और आइडिया देता हूं कि नंबर थ्योरी क्या है। नंबर थ्योरी थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरी ये स्लाइड अगर आपको एक वक्त में समझ में ना आए तो 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा इसको आप प्ले करके देखिएगा, तब आपको नंबर थ्योरी क्लियर होगी। क्योंकि नंबर थ्योरी थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है और नंबर थ्योरी की बेस पर RSA एल्गोरिदम बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम जरा नंबर थ्योरी की तरफ चलते हैं। नंबर थ्योरी में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी या डिवाइजिबिलिटी भी कहते हैं। तो डिविजिबिलिटी क्या है कि इफ B डिवाइड्स A विथ नो रिमाइंडर, this is written as B divides A and is read as B divides A और B is divisor of A। यानी ये कह रहा है कि अगर कोई नंबर है B, वो नंबर B किसी A नंबर को डिवाइड करता है और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, यानी रिमाइंडर पे 0 आता है। इसका मतलब B जो है वो पूरा पूरा डिवाइड कर दे अगर A को, तो इसको लिखते क्या है, इसको लिखते हैं B पाइप साइन A और इसको पढ़ते क्या है, पढ़ते हैं इसको B डिवाइड्स A या इसको पढ़ते हैं B इज डिवाइजर ऑफ A, यानी B A का डिवाइजर है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है B और A के दरमियान, ये जो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिविजिबिलिटी। जैसे लिखा है 13 डिवाइड्स 182, इसका मतलब 182 को अगर मैं डिवाइड करूं 13 से तो पूरा पूरा ये डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसी तरह -5 डिवाइड्स 30, -5 भी 30 को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है। इस तरह 17 डिवाइड्स 0, इसका मतलब 0 को भी कोई नंबर डिवाइड कर सकता है, रिमाइंडर बस नहीं बचना चाहिए। रिमाइंडर 0 अगर आ रहा है तो ये सारे के सारे डिविजिबल हैं, इनके दरमियान ये डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। यानी 13 और 182 के दरमियान डिविजिबिलिटी है, -5 और 30 के दरमियान भी डिविजिबिलिटी है, 17 और 0 के दरमियान भी डिविजिबिलिटी है। इसको ज़रा यूं और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। ये देखें, ये लिखा है 182, इस 182 को हम 13 से अगर डिवाइड करें तो 13 14 जा 182 होता है और रिमाइंडर देखें 0 आ रहा है। असल मसला रिमाइंडर का है। इससे पता चला कि 13 बेसिकली divides 182 and the remainder is 0. Therefore, we can say that 13 and 182 has the property of divisibility. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ये दूसरा 30 और -5 है। 30 और -5 को अगर मैं डिवाइड करूं तो -5 इंटू -6 अगर करूं तो 30 आ जाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। तो बिल्कुल सही है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब 30 और -5 के दरमियान भी डिविजिबिलिटी मौजूद है। इसी तरह 17 और 0 को देखें तो अगर 0 को डिवाइड में 17 से करूं तो 17 0 या 0 और 0 प्लस 0 इज 0, रिमाइंडर अगेन 0 है। तो 17 और 0 भी डिविजिबल हैं। लेकिन मिसाल के तौर पर मैं अगर कहूं कि क्या 13 को 2 डिवाइड कर सकता है, तो 13 को 2 डिवाइड नहीं कर सकता, बल्कि आंसर पॉइंट्स में आएगा।
तो 13 और 2 के दरमियान कोई डिविजिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये है डिविजिबिलिटी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी ये है कि अगर a डिवाइड्स 1 हो तो इसका मतलब है कि खुद a भी असल में या प्लस का 1 है या माइनस का 1 है, क्योंकि अगर वाकई कोई नंबर 1 को डिवाइड कर सकता हुआ तो इसका मतलब वो नंबर खुद या तो प्लस का 1 है या माइनस का 1 है। इससे हम प्रॉपर्टी बन गई कि इफ a डिवाइड्स 1 देन a इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इफ a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a देन a इज इक्वल टू प्लस माइनस b। यानी अगर a b को डिवाइड कर सकता है और b भी a को डिवाइड कर सकता है तो इसका मतलब असल में a और b दोनों एक ही वर्ड हैं, प्लस माइनस के फर्क के साथ हो सकते हैं। यानी या तो दोनों 5 हैं या दोनों माइनस के 5 हैं, या एक 5 है और एक माइनस का 5 है और एक माइनस का 5 है और दूसरा प्लस का 5 है, ये हो सकते हैं। तभी ये वाली सेकंड प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी कि इफ a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a, दोनों हो जाएं। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, एनी b विच इज नॉट इक्वल टू 0 डिवाइड 0। कोई भी ऐसा नंबर जो खुद 0 ना हो वो 0 को डिवाइड बहरहाल कर सकता है। ये हमने लास्ट में भी देखा था कि ये 17 जो है खुद 0 नहीं था तो ये 0 को डिवाइड कर सकता था। चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि इफ a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स c देन कंपल्सरीली a डिवाइड्स c। यानी अगर एक नंबर a है जो b को डिवाइड कर सकता है और एक b नंबर जो है वो c को डिवाइड कर सकता है तो लाजमी तौर पर a c को डिवाइड कर सकता होगा। इसकी एग्जांपल ये है कि देखें 11 डिवाइड 66, हमें पता है 11 66 को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है, एंड 66 डिवाइड्स 198, इट मींस 11 डिवाइड्स 198। आप यहां चेक करके देख लीजिएगा कि 11 भी 198 को डिवाइड कर सकता होगा। आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहां पर एक और चीज है विच इज प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर कोई मुश्किल नहीं है, या आप स्कूल लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहां थोड़ा सा ओवरव्यू कर देते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर होल नंबर्स ग्रेटर देन 1 दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि या तो 1 से डिवाइड हो सकते हो या अपने आप से डिवाइड हो सकते हो और किसी से डिवाइड ना होते हो, उनको प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर्स आर डिविजिबल ओनली बाय 1 और द नंबर इटसेल्फ। एग्जांपल्स आर 2, 3, 5, 7, 11, 13 एटसेट्रा। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। एक बात यहां याद रख लीजिए कि 1 जो है उसको मैथमेटिक्स में ना तो प्राइम नंबर कंसीडर किया जाता है और ना ही कंपोजिट नंबर कंसीडर किया जाता है। यानी 1 एक यूनिक नंबर है जो ना तो प्राइम नंबर के सेट में आता है ना कंपोजिट नंबर के सेट में आता है। इसीलिए प्राइम नंबर 1 से बड़े नंबर ही से स्टार्ट होते हैं। तो इसीलिए ऊपर यहां लिखा है कि प्राइम नंबर्स आर होल नंबर ग्रेटर देन 1। 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं हो सकता और 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं हो सकता। तो ये खैर बड़ा सिंपल सा है प्राइम नंबर, ये तो इसमें इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम एक और चीज देखते हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर्स। ये आपने नहीं पढ़ा होगा। रिलेटिव प्राइम नंबर और प्राइम नंबर में फर्क है। रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2 इंटीजर्स आर रिलेटिवली प्राइम इफ देयर ओनली कॉमन पॉजिटिव इंटीजर फैक्टर इज 1। 2 ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी ना हो, उनको रिलेटिव प्राइम कहते हैं आपस में। फॉर एग्जाम्पल 8 एंड 15। अगर आप देखें जो 8 बजाते खुद कोई प्राइम नंबर नहीं है, इसी तरह 15 भी कोई प्राइम नंबर नहीं है। ये दोनों अपने लिहाज से तो प्राइम नहीं है, लेकिन ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है। क्यों रिलेटिवली प्राइम है? क्योंकि अगर हम 8 के डिवाइजर बनाएं, यानी 8 किस किस से डिवाइड हो सकता है वो अगर लिखें, तो 8 डिवाइड हो सकता है 1 से, 2 से, 4 से एंड 8 से। और 15 किस से डिवाइड हो सकता है? 1 से, 3 से, 5 से या 15 से।
तो 8 के डिवाइजर और 15 के डिवाइजर में जो कॉमन डिवाइजर है वो 1 है, 1 के अलावा कोई नहीं है। तो ऐसे नंबर जिनके डिवाइजर में सिर्फ 1 ही कॉमन हो, ऐसे दो नंबर आपस में रिलेटिवली प्राइम नंबर कहलाते हैं। लिहाजा 8 is not prime number, 15 is also not a prime number, but 8 and 15 are relative prime number with each other. आपस में ये दोनों रिलेटिव प्राइम हैं, मगर खुद से ये ना कोई, इनमें से कोई भी प्राइम नहीं है। तो कोई भी दो नंबर रिलेटिव प्राइम भी हो सकते हैं, और प्राइम होना और रिलेटिव प्राइम होना दो अलग अलग बातें हैं। इसके बाद एक और चीज देखते हैं, वो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसको GCD कहते हैं। द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी GCD ऑफ 2 और मोर नॉन जीरो इंटीजर्स इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द इंटीजर। मिसाल के तौर पर दो नंबर हम लेते हैं 8 और 12। ये 8 और 12 जो हमने नंबर लिए, अगर हम डिवाइजर 8 के डिवाइजर लिखें तो ये हैं 1 2 4 8, और अगर हम 12 के डिवाइजर लिखें तो ये हैं 1 2 3 4 6 और 12। इन दोनों के डिवाइजर में वैसे तो कॉमन 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है, लेकिन लार्जेस्ट कौन सा डिवाइजर है? लार्जेस्ट डिवाइजर है 4, यानी 1 भी आपस में कॉमन डिवाइजर 1 भी है, दोनों का कॉमन डिवाइजर 2 भी है और 4 भी है, मगर लार्जेस्ट, यहां देखें लिखा है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट वाला कौन सा डिवाइजर है? 4। तो इसलिए हम कहेंगे कि द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 8 and 12 is 4, and it is written as GCD 8,12 is equal to 4. ये GCD 8,12 is equal to 4 का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 8 and 12 is 4। ठीक है, तो आपको कोई भी दो नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर दिए जाएं तो आप उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मालूम कर सकते हैं। और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मालूम करने का एक ऑनलाइन कैलकुलेटर भी है, वो ये वाला है। मैं आपको इस पे भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। ये मैं यहाँ से इसका लिंक कॉपी करता हूँ और यहाँ पर हम आते हैं, इसको मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया। ये देखें, ये कह रहा है कि यहाँ पर आप दो नंबर, जो भी नंबर हैं 2 3 जो भी नंबर हैं वो डालें और इसको कैलकुलेट का बटन दबाएं तो ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकाल देगा। मिसाल के तौर पे अभी हमने 8 और 12 लिया था तो मैंने लिखा 8, 12 और ये मैंने लिखा कैलकुलेट ग्रेट GCD, तो ये कह रहा है देखें GCD इज इक्वल टू 4। सही है, आप कोई भी दो नंबर यहाँ लिख दें, बड़े से बड़े नंबर लिख दें 1 2 3 4 5 6 7, 8 7 6 5 4, ये कैलकुलेट, ये देखें 1। इसका मतलब इनका GCD 1 आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों नंबरों में कोई भी नंबर आपस में इनका मैच नहीं कर रहा। इससे पता चला ये दोनों असल में प्राइम नंबर हैं। ये खुद से प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है, इनका कोई कॉमन डिवाइजर है ही नहीं। ठीक है ना? अच्छा जी, कोई और ले लेते हैं। ये देखें, ये मैंने 3 नंबर लिए और ये 3 नंबर का ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकाल रहा है जो कि 1 है। सही है, ये सारे कॉमन डिवाइजर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालता जा रहा है। सो इससे पता ये चला कि आप ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं,
कोई भी दो नंबर ले लें, उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर निकाला जा सकता है। अच्छा जी, ये इसका कैलकुलेटर हो गया। आगे चलते हैं। अब यहां देखते हैं अब एक और चीज हम पढ़ते हैं और वो है मॉड्यूलर अरिथमेटिक। मॉड्यूलर अरिथमेटिक क्या है, यह आपने पहले भी थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन दोबारा से इसको एक रिकैप कर लेते हैं। इफ ए इज एनी इंटीजर, ए कोई भी एक इंटीजर है, कौन सा इंटीजर, नेगेटिव या पॉजिटिव या जीरो, कोई भी, कुछ भी है मगर इंटीजर है। इफ ए इज एनी इंटीजर एंड एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी ए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ए एनी इंटीजर है मगर एन कोई पॉजिटिव इंटीजर ही है। वी डिफाइन ए मॉड एन टू बी द रिमाइंडर व्हेन ए इज डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, अगर कोई ए एक इंटीजर है और एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ए मॉड एन का मतलब है कि ए डिवाइडेड बाय एन का जो रिमाइंडर होगा वो ये लिखा हुआ है। यानी ए मॉड एन का मतलब ये है कि ए को अगर मैं डिवाइड करूं एन से, तो रिमाइंडर जो कुछ भी आएगा वो इसका आंसर है। ए मॉड एन का आंसर वो है। ठीक है, इसमें ये जो एन है, इस एन को कहते हैं मॉडुलस। इस एन को मॉडुलस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि ए जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। फर्ज करो कि ए पॉजिटिव है, तो यहां लिखा है 11 मॉड 7। अब 11 मॉड 7 का जो आंसर है वो 4 क्यों आया, वो इसलिए आया कि 11 मॉड 7 का मतलब ये है कि 11 को डिवाइड अगर मैं करूं 7 से, तो जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर है इसका, यानी कि 4। चेक कर लेते हैं। ये देखें, सॉरी, देखें, अगर मैं 11 को डिवाइड करूं 7 से, तो 7 1 जा 7, 11 में से 7 को माइनस करें तो रिमाइंडर जो बचेगा वो 4 बचेगा, तो यहाँ 4 लिखा हुआ है। इसी तरह 25 मॉड 20 का मतलब है कि अगर 25 को 20 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 5 बचेगा। ये जैसे कि ये 25 को 20 से डिवाइड करूं अगर, तो 20 1 जा 20, ये जो चीज है ना, ये है रिमाइंडर। इसको रिमाइंडर कहते हैं। रिमाइंडर का मतलब जो बच जाती है रकम। तो इस पूरे सेंटेंस का जो आंसर होगा वो रिमाइंडर होगा, ये दिमाग में रखिएगा। इसी तरह एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मॉड 245, इसका रिमाइंडर है 64। यानी अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को डिवाइड करूं 245 से, तो रिमाइंडर 64 बनना चाहिए। अब जाहिर है बहुत बड़ा नंबर है, तो बड़े बड़े नंबर का भी ये मॉडुलो निकाला जा सकता है या मॉडुलस निकाला जा सकता है। ठीक है, अच्छा, मॉडुलो कैलकुलेटर भी अवेलेबल है ऑनलाइन। अगर मॉडुलो कैलकुलेटर देखना है तो इसी को चले मैं आपको वेरीफाई करा देता हूँ। यहाँ से ये पूरा मॉडुलो कैलकुलेटर का लिंक उठाया और ये मॉडुलो कैलकुलेटर का लिंक मैंने दिया। ये मॉडुलो कैलकुलेटर मेरे सामने आ गया। इसी को वेरीफाई करवा देता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर मैंने लिया था और 245 इसका मॉडुलस था। इसको मॉडुलस कहते हैं, ये मैंने यहाँ बता दिया है। तो ये मैंने नंबर डाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मॉडुलस क्या था 245 था और आंसर 64 आना चाहिए। तो लिख दिया 245। यहाँ लिखा है कैलकुलेट मॉडुलो, कैलकुलेट किया, ये देखें ये लिखा हुआ आ गया 1 2 3 4 5 6 8 9 मॉड 245 का आंसर है 64। ये रहा 64। ठीक है भाई, तो ये हमारी मॉडुलो मैथमेटिक्स हो गई। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि ए जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी।
तो अगर a पॉजिटिव है तो उसका तो सीधा सीधा ये आंसर है, लेकिन a अगर नेगेटिव है तो उसको उसका मॉड्यूलर अरिथमेटिक थोड़ा सा टिपिकल है, उसको मैं समझाता हूं यहां पर। अब लिखा है इफ ऑन द अदर हैंड a इज नेगेटिव इंटीजर देन a mod n कैन बी कैलकुलेटेड इन डिफरेंट वे। अगर a नेगेटिव है तो a mod n को डिफरेंट तरीके से हमें कैलकुलेट करना होता है। क्या कैलकुलेट करना होता है, किस तरीके से करना होता है कि अगर जो मॉडुलस है, मॉडुलस का मतलब ये चीज, ये मॉडुलस, मॉडुलस इसको कहते हैं। अगर तो मॉडुलस अगर a की मैग्नीट्यूड से बड़ा है या बराबर है तो a mod n इज सिंपली द रिमाइंडर बाय मॉडुलो डिफरेंस। ठीक है, क्या मतलब है इसका, यहां देखें, यहां पर a जो है वो -11 है और मॉड के साथ 13 लिखा है। 13 का मतलब ये n लिखा हुआ है, तो n a के जो मैग्नीट्यूड है, a का मैग्नीट्यूड यानी माइनस साइन अगर इग्नोर कर दें तो n जो है वो a से बड़ा है ना, ये 13 है, ये 11 है। तो ये कह रहा है कि तो रिमाइंडर जो है ना वो सिंपली डिवाइड करके आएगा, मगर मॉडुलो डिफरेंस से डिवाइड करके आएगा। क्या मतलब है मॉडुलो डिफरेंस का? मॉडुलो डिफरेंस का मतलब ये है कि -11 को मैंने यहां रखा और 13 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, 13 वन जा 13, अब 13 वन जा 13 है तो ऊपर माइनस का 11 है, नीचे 13 है। उसूलन तो हम ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ मॉडुलो डिफरेंस का मतलब ये है कि जो भी माइनस है उसको माइनस कर दें, यानी -11 में प्लस का 13 मिला दें तो आंसर 2 आएगा। तो इसलिए इसका आंसर 2 कहलाएगा, इसका रिमाइंडर 2 कहलाएगा। यानी ये नहीं करेंगे कि -11 में माइनस का 13 कर दें और आंसर जो है वो माइनस का 24 बन जाए, ऐसा नहीं होगा, 2 ही बनेगा इसका आंसर। सही है, तो -11 मॉड 13 का मतलब है कि -11 को 13 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 आएगा, ये आ भी रहा है। इसी तरह यहाँ लिखा था कि अगर n की वैल्यू a के बराबर भी है तब भी a मॉड n सिंपल निकल आएगा। ये जैसे ये यहाँ n 25 है और a भी 25 है, बराबर ही है, मगर a माइनस में है खाली। तो -25 मॉड 25 का मतलब है कि -25 को 25 से डिवाइड कर दें, रिमाइंडर 0 आएगा। ये देखें रिमाइंडर कैसे 0 आएगा कि माइनस का 25 लें और डिवाइड 25 से करें तो 25 वन जा 25, तो -25 और +25 आंसर 0, यानी ये करते हैं हम। अच्छा, ये माइनस की वैल्यू का भी इसी मॉडुलो कैलकुलेटर पे इसको वेरीफाई कर लेते हैं। -11 और 13 अगर हो तो 2 आना चाहिए। यहां देखें मैं रखता हूं -11 और यहां रखता हूं 13, कैलकुलेट किया, ये देखें 2 आ गया। इसी तरह -25 और 25 को करेंगे तो 0 आना चाहिए। -25 कैलकुलेट, ये देखें 0 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो पता ये चला कि हमारे पास इसके अंदर भी a अगर नेगेटिव है तो भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये कब है कि जब n की वैल्यू बड़ी थी a से। लेकिन अगर a नेगेटिव भी है और n की वैल्यू a से छोटी है तो क्या करेंगे, तो मॉड्यूलर अरिथमेटिक कैसे काम करेगा वो देखते हैं। ये लिखा है इफ ऑन द अदर एंड a इज नेगेटिव इंटीजर देन a mod n कैन बी कैलकुलेटेड इन डिफरेंट वे। इफ n is less than a magnitude then n is multiplied to an integer m such that mn is just greater than or equal to a, then a mod n would be the remainder of a mod mn। क्या मतलब है इसका, इसको जरा एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कह रहा है कि यहां देखें a तो माइनस में है, माइनस का 11 यानी a नेगेटिव है, लेकिन जो n है वो n इस a से छोटा भी है।
तो अब ऐसी सूरत में ये 11 को 5 से डिवाइड नहीं करेंगे हम, ऐसी सूरत में 11 को 5 से डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, इस 5 को किसी नंबर m से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना मल्टीप्लाई करेंगे कि ये नंबर इस वैल्यू से जरा सा बड़ा या उसके बराबर हो जाए, या तो इस वैल्यू के बराबर आ जाए या इससे थोड़ी सी बड़ी हो जाए। यानी 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 10 आया, वो 10 इससे बड़ा तो नहीं है, इससे छोटा है। तो फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 हो गया, 15 इस 11 से थोड़ा सा बड़ा है। सही है, थोड़ा सा ही बड़ा चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन गया 15। तो अब आप इस 5 को 5 ना समझें, इसको 15 समझें। जैसे यहां लिखा है कि इस n को mn समझें, इसको 15 समझें। तो अब आप -11 को डिवाइड करें 15 से और रिमाइंडर 4 आएगा। सही है, ये देखें, -11 को 15 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 4 आया। तो -11 mod 5 का आंसर 4 बनेगा। ठीक है, इसी तरह -25 mod 5 है। अगेन देखें, ये n इस a से छोटा है, इसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये या तो इसके बराबर हो जाए या इससे जरा सा बड़ा हो जाए, बराबर या जरा सा बड़ा। ये लिखा है जस्ट ग्रेटर या इक्वल। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा, बेकार है। 3 से मल्टीप्लाई करें 15 होगा, बेकार है। 4 से मल्टीप्लाई करें 20 होगा, अब भी बेकार है। 5 से मल्टीप्लाई करें 5 को तो 25 हो गया, 25 इस 25 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब है कि इस 5 को 25 समझ लें और इस माइनस के 25 को 25 से डिवाइड करें तो आंसर 0 आ जाएगा। यानी माइनस के 25 को 25 से डिवाइड करें तो आंसर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इसको भी हम मॉड्यूलो कैलकुलेटर पे जरा चेक कर लेते हैं। -11 5 का आंसर 4 आना चाहिए और -25 5 का आंसर 0 आना चाहिए। सबसे पहले -11 5, -11 एंड 5, देखें इसका आंसर 4 आना चाहिए। ये देखें, -11 mod 5 का आंसर 4 है। दूसरा क्या था, -25 5 का आंसर 0 आना चाहिए। -25 5 का आंसर ये देखें 0 आ गया। तो इससे पता चला कि मॉड्यूलो जो है ना वो अरिथमेटिक हमारे पास, इसको फिर से रिकैप कर दूं, मॉड्यूलो अरिथमेटिक का मतलब होता है a mod n, यानी a को डिवाइड करो n से, जो और जो रिमाइंडर है वो इसका आंसर है। लेकिन अगर a पॉजिटिव है तब तो सिंपल सा हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अगर a नेगेटिव है और नेगेटिव होने के साथ साथ n बड़ा है या बराबर है a के तो भी सिंपली डिवाइड होगा। लेकिन अगर n छोटा है a से तो n को उस वक्त तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब वो a के बराबर या उससे थोड़ा सा बड़ा ना हो जाए और फिर वो डिवाइड करेंगे। ये है मॉड्यूलो अरिथमेटिक। आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलर अरिथमेटिक। प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये खाली प्रॉपर्टी आप जहन में रख लें, ये आगे काम आ सकती हैं। वो ये है कि इफ a mod n, अगर a mod n प्लस b mod n का mod n हो, यानी a mod n लिया जा रहा हो प्लस b mod n लिया जा रहा हो और इस पूरे का भी mod n लिया जा रहा हो, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में a प्लस b mod n लिख सकते हैं। इसी तरह a mod n माइनस b mod n का mod n लिया जा रहा हो, इसको a माइनस b mod n लिख सकते हैं। और अगर a mod n को मल्टीप्लाई किया जा रहा हो b mod n से और फिर दोबारा mod n लिया जा रहा हो, इसको हम a मल्टीप्लाई बाय b mod n लिख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो n। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, टू इंटीजर्स a and b are said to be congruent modulo n if
A mod n इज इक्वल टू B mod n, यानी अगर A mod n का मतलब आपको पता है कि A को n से डिवाइड करो तो जो रिमाइंडर आएगा वो असल में इसका आंसर है। इसी तरह B को n से डिवाइड करो तो जो रिमाइंडर आएगा वो इसका आंसर है। तो ये कह रहा है कि अगर ऐसा हो कि A mod n का रिमाइंडर और B mod n का रिमाइंडर आपस में बराबर हो तो हम इसको लिखेंगे किस तरह से, दिस इज रिटन एज A कॉन्ग्रुएंट। ये जो है ना ट्रिपल लाइन, ये इक्वल टू नहीं कहलाती, कॉन्ग्रुएंट कहलाती है। A इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod n। इसका मतलब ये है कि A को n से डिवाइड करो या B को n से डिवाइड करो, आंसर दोनों में रिमाइंडर सेम आएगा। आंसर का मतलब रिमाइंडर, मैं जब भी आंसर बोल रहा हूं तो इसका मतलब रिमाइंडर है। तो अगर A कॉन्ग्रुएंट B mod n लिखा है तो इसका मतलब A को n से डिवाइड करो या B को n से डिवाइड करो, रिमाइंडर विल बी द सेम। फॉर एग्जाम्पल यहां लिखा है 73 कॉन्ग्रुएंट 4 mod 23। इसका मतलब 73 को 23 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर जो आएगा, 4 को 23 से डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर वही आएगा। चेक कर लेते हैं, 73 को 23 से डिवाइड किया तो 23 3 जा 69, देखें रिमाइंडर 4 आया। और अगर 4 को 23 से डिवाइड करें तो 23 0 जा 0, तो रिमाइंडर 4 आया। दोनों का रिमाइंडर 4 है। अच्छा ये सेकंड वाले में देख लें, ये 4 यहां जो 4 लिखा है ये 4 तो ये वाला 4 है और ये 4 इसका आंसर है। इत्तेफाक से दोनों 4 आ गए तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो। ये कह रहा है कि 73 को 23 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 4 आया, और 4 को 23 से डिवाइड करो तब भी रिमाइंडर 4 आया। तो हम इसको कहेंगे कि 73 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 23। इसी तरह 21 इज कॉन्ग्रुएंट टू -9 mod 10। इसका मतलब 21 को 10 से डिवाइड करो तो जो रिमाइंडर आएगा, -9 को 10 से डिवाइड करने पे भी वही रिमाइंडर आएगा। क्या मतलब, 21 को पहले आप 10 से डिवाइड करें तो देखें 21 को 10 से डिवाइड किया, 10 2 जा 20, रिमाइंडर 1 आया। अब -9 को 10 से डिवाइड करें तो 10 1 जा 10, रिमाइंडर 1 आया। इसका मतलब 21 इज कॉन्ग्रुएंट टू -9 mod 10। ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। इसी तरह कॉन्ग्रुएंसी की भी प्रॉपर्टीज होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होने की भी प्रॉपर्टी होती है। वो क्या होती हैं? इफ A इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod n, it means n is divisible, n divides A minus B। अगर A और B कॉन्ग्रुएंट है mod n के तो n डिवाइड करता है A माइनस बी से। ये चीज सबसे पहली स्लाइड में थी, अगर आपको याद है दोबारा दिखा देता हूं। ये लिखा है B डिवाइड्स A, इसको पढ़ते हैं B डिवाइड्स A या B इज डिवाइजर ऑफ A। इसी चीज को इसने यहां दिखाया है कि कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी में कि अगर A कॉन्ग्रुएंट B mod n है तो इसका मतलब n डिवाइड्स A माइनस B। ठीक है, इसको जरा इस चीज को यहां देखें। ये लिखा है 23 कॉन्ग्रुएंट 8 mod 5। इसका मतलब 5 डिवाइड्स 23 माइनस 8। 23 माइनस 8 को 5 पूरा डिवाइड कर देगा। अब 23 माइनस 8 15 बनता है, तो 15 को 5 वाकई पूरा डिवाइड कर सकता है, जिसका आंसर 3 आएगा। तो अगर ऐसा हो कि A कॉन्ग्रुएंट हो B के, इसका मतलब n डिवाइड A माइनस B। सिमिलरली A कॉन्ग्रुएंट B mod n, it implies B congruent A mod n. Similarly, A congruent B mod n and B congruent C mod n, it means A congruent C mod n. ठीक है। अच्छा, ये जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी है इसकी एग्जांपल ये है कि -11 कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod n, इसको हम लिख सकते हैं 5 इज कॉन्ग्रुएंट -11 mod n, और इसका आंसर असल में 5 आएगा। यानी 5 को mod 8 से डिवाइड करो या -11 को 8 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 5 आएगा। ये जो तीसरी प्रॉपर्टी है इसको यहां देखें, लिखा हुआ है 23 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 mod 5 एंड 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू 18 mod 5। इट मींस 23 इज कॉन्ग्रुएंट टू 18 mod 5।
यानी 23 को 5 से डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर 3 आएगा, और 18 को 5 से डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर 3 ही आएगा। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं, एक और चीज देखते हैं जिसको हम कहते हैं फर्मेट्स थ्योरम। फर्मेट थ्योरम क्या है कि ये कहता है कि फर्मेट थ्योरम स्टेट्स दैट इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड a इज अ पॉजिटिव इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय p, यानी कि अगर p कोई प्राइम नंबर है और a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है मगर वो p से डिवाइड नहीं हो सकता, तो फर्मेट थ्योरम ये है जो यहां लिखा हुआ है कि a की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p। ये होता है हमेशा, ये एक रूल है फॉर्मेट थ्योरम। इसकी एग्जांपल क्या है कि फर्ज करें a की वैल्यू 7 है और p की वैल्यू 19 है, तो देखें p एक प्राइम नंबर है जो कहा गया था p प्राइम होना चाहिए, और a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो जो जिसको p डिवाइड ना कर सकता हो। तो a की वैल्यू अगर मैं 7 ले लूं और उसको p यानी 19 डिवाइड तो नहीं कर सकता, तो अब अगर a 17 है और p 19 है, तो अकॉर्डिंग टू फर्मेट थ्योरम a की पावर p माइनस 1 करूं यानी 7 की पावर 19 माइनस 1 करूं तो ये बनेगा 7 की पावर 18। तो 7 की पावर 18 जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा 1 मॉड 19 के। इसका मतलब कि अगर 7 की पावर 18 जो है ना वो पूरी सॉल्व की जाए और उसको 19 से डिवाइड किया जाए, तो जो रिमाइंडर आएगा वो वही रिमाइंडर होगा जो 1 को 19 से डिवाइड करने से आता है, यानी रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे और ये हर a और p के लिए वैलिड होगा ये थ्योरम, अगर p प्राइम हो और a पॉजिटिव इंटीजर हो नॉट डिविजिबल बाय p। ये है फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम की एक दूसरी भी ऑल्टरनेटिव शेप है, वो क्या है? एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ फर्मेट थ्योरम स्टेट्स दैट इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब देखें यहां पे शर्त कोई वो नहीं लगाई कि डिविजिबल बाय ए p हो या ना हो, ऐसी कोई शर्त नहीं है, बल्कि शर्त यह है कि p प्राइम होना चाहिए और a पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यहां पे शर्त थी नॉट डिविजिबल बाय p, मगर यहां पर अब वो कह रहा है कि a कोई भी इंटीजर हो, पॉजिटिव हो, मगर p को प्राइम होना चाहिए। तो ये थ्योरम कहता है कि a की पावर p विल बी कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड p। अब यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिखी हैं, एक में a3 है और p 5 है, तो p तो इंटीजर है, सॉरी प्राइम है, p तो प्राइम है, और a मैंने कोई भी इंटीजर ले लिया, 3 ले लिया। तो अब इस थ्योरम के मुताबिक a की पावर p यानी 3 की पावर 5 कॉन्ग्रुएंट होगा 3 मॉड 5 के। इसका मतलब 3 की पावर 5 अगर लें और उसको 5 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर 3 को 5 से डिवाइड करने में भी आएगा। आप इसको जो है चेक करके देख सकते हैं। 3 की पावर 5 जो है वो 243 होता है, 243 को अगर 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आएगा, और 3 को 5 से डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर 3 आएगा। अब एक दूसरी एग्जांपल मैंने ली, इसमें देखें a लिया 10, p लिया 5, p अब भी वही प्राइम है और a पॉजिटिव इंटीजर है, मगर a ऐसा नंबर लिया है जो जिसको p डिवाइड कर सकता है, यानी डिविजिबल है। तो याद रख लें यहां पर कंडीशन थी नॉट डिविजिबल होने की, यहां कंडीशन ऐसी कोई नहीं है। तो अगर a की वैल्यू 10 ले लूं, p की 5 ले लूं, तो a की पावर p यानी 10 की पावर 5 कॉन्ग्रुएंट होगा 10 मॉड 5 के। इसका मतलब 10 की पावर 5 ले लूं और उसको 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर वही आएगा जो 10 को 5 से डिवाइड करने पे आएगा। ठीक है, ये है फर्मेट थ्योरम। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं यूलर्स टोशेंट फंक्शन। यूलर्स टोशेंट फंक्शन क्या है? यूलर्स टोशेंट फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं फाई n से। यूलर्स टोशेंट फंक्शन यानी फाई n ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर n greater than 1 is defined to be the count of positive integer less than n and relative prime to n। क्या मतलब है इसका टोशन फंक्शन का?
टोशन फंक्शन किसी भी इंटीजर n का निकाला जा सकता है। होता क्या है ये, कोई भी इंटीजर अगर आप n ले लें तो उस n से छोटे जितने भी इंटीजर नंबर हों जो कि n के साथ रिलेटिव प्राइम हो, उनकी तादाद को टोशन फंक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर आपको बात शायद समझ में आ जाए। देखें 2 है, 2 से छोटा नंबर 1 है और 1 और 2 आपस में रिलेटिवली प्राइम भी हैं। तो इसका मतलब 2 के साथ ऐसे 2 के ऐसे नंबर जो 2 से छोटे भी हों और 2 के साथ रिलेटिवली प्राइम भी हों, वो 1 ही है। 3 को ले लें, 3 से छोटे नंबर हैं 1 और 2, 1 और 2 दोनों रिलेटिवली प्राइम हैं, तो यहाँ 1 और 2 लिख दिया। 4 को ले लें, 4 से छोटे नंबर हैं 1 2 3, 1 2 3 हैं, 1 तो रिलेटिव प्राइम है 4 के साथ, तो 1 ले लिया। 2 जो है वो रिलेटिव प्राइम नहीं है, तो 2 को नहीं लिखा मैंने। 3 रिलेटिव प्राइम है तो 3 को लिख दिया। यानी यहाँ जो भी नंबर हम लेंगे, जो भी इंटीजर, उससे छोटे वाले इंटीजर लेंगे वो जो रिलेटिव प्राइम हो। अब 5 है, 5 से छोटे हैं 1 2 3 4 और 1 2 3 4 चारों के चारों रिलेटिव प्राइम है। अब एक 6 से छोटे कौन कौन से नंबर हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। सही है। 1 चूंकि रिलेटिव प्राइम है 6 के साथ, तो 1 लिख दिया। 2 6 के साथ रिलेटिव प्राइम नहीं है तो 2 छोड़ दिया। 3 भी रिलेटिव प्राइम नहीं है, 3 भी छोड़ दिया। 4 भी रिलेटिव प्राइम नहीं है, 4 भी छोड़ दिया। 5 रिलेटिव प्राइम है तो 5 लिख दिया। तो हर नंबर के साथ उससे छोटे वो तमाम नंबर लिखे जाते हैं जो रिलेटिव प्राइम है। और यहां जब वो नंबर लिख लिए जाते हैं तो इन नंबरों की जो तादाद होती है, यानी काउंटिंग जो होती है, उसको टोशन फंक्शन कहते हैं। तो इसकी तादाद है 1, यहाँ 1 लिख दिया। इसकी तादाद भी 1 है, यहाँ 1 लिख दिया। इसकी तादाद है 2, 2 लिख दिया। इसकी तादाद 2 है, 2 नंबर हैं, 2 लिख दिया। ये तादाद में 4 नंबर हैं, 4 लिख दिया। ये तादाद में 2 नंबर हैं, 2 लिख दिया। ये तादाद में 6 हैं, 6 लिख दिया। और ये तादाद में 4 नंबर हैं तो 4 लिख दिया। तो अब हम कहेंगे कि जो 8 है, 8 का जो टोशन फंक्शन है वो 4 के बराबर है। यानी n की वैल्यू अगर 8 हो तो फाई n की वैल्यू 4 होगी। इसी तरह n की वैल्यू अगर 7 हो तो फाई n की वैल्यू 6 होगी। तो ये है n और ये है उसका टोशन फंक्शन। ठीक है। आमतौर पे टोशन फंक्शन 1 से ज्यादा नंबर का निकाला जाता है और 1 का जो टोशन फंक्शन है उसको 1 ही समझ लिया जाता है। यानी फाई ऑफ 1 हमेशा 1 ले लिया जाता है। लेकिन फाई ऑफ 2 जो है वो 1 है, फाई 3 2 है, फाई 4 2 है, फाई 5 4 है, फाई 6 2 है, फाई 7 6 है, फाई 8 4 है। इस तरह और आगे चलें, 9 10 11 12 13 14 के भी यहाँ पे टोशन फंक्शन लिखे हुए हैं। ठीक है। टोशन फंक्शन में एक खास बात आप नोट करें, मैंने जितने भी टोशन फंक्शन यहाँ लिखे हैं उनमें कुछ रेड कलर में लिखे हैं। वो क्यों लिखे हैं उसकी वजह है। देखें 2 एक इंटीजर तो है मगर 2 प्राइम नंबर भी है, तो इस प्राइम नंबर का जो टोशन फंक्शन आया वो 1 आया। 3 एक प्राइम नंबर है, इसका टोशन फंक्शन 2 आया। 5 एक प्राइम नंबर है, इसका टोशन फंक्शन 4 आया। 7 एक प्राइम नंबर है, इसका टोशन फंक्शन 6 आया। इसका मतलब अगर प्राइम नंबर 2 है तो टोशन फंक्शन उससे 1 कम है। अगर प्राइम नंबर 3 है तो टोशन फंक्शन उससे 1 कम है। अगर प्राइम नंबर 5 है तो टोशन फंक्शन 1 कम है। अगर प्राइम नंबर 7 है तो टोशन फंक्शन 1 कम है। इसी तरह अगर प्राइम नंबर 11 है तो टोशन फंक्शन 1 कम है। प्राइम नंबर 13 है तो टोशन फंक्शन 1 कम है। इससे एक रूल समझ में आया कि अगर n कोई प्राइम नंबर हो तो उसका टोशन फंक्शन n-1 के बराबर होता है। ये सिर्फ प्राइम नंबर के लिए है, बाकी नंबरों के लिए ऐसा नहीं है। इसी तरह टोशन फंक्शन का भी एक कैलकुलेटर अवेलेबल है, आप कोई सा भी टोशन फंक्शन निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं।
ये आया जी टोशन फंक्शन का कैलकुलेटर। अब यहाँ पर आप देख लें कोई सा भी एक टोशन फंक्शन उठाएं, जैसे 13 है, 13 का टोशन फंक्शन 12 निकलेगा और 12 का 4 निकलना चाहिए। तो देख लेते हैं, यहाँ रखें 12, इसको करें फाइन, ये देखें 4 आया आंसर। यहाँ रखें 13, ये 12 आया। कोई भी नंबर रख दें, इतना बड़ा नंबर रख दें, ये इतना बड़ा नंबर लिख दिया, इसका टोशन फंक्शन निकालें, ये आया इसका टोशन फंक्शन। हर एक का कोई ना कोई टोशन फंक्शन होगा। ये है 4 5 6 3 4, इसका टोशन फंक्शन है 22816, यानी 22,816 नंबर ऐसे हैं जो इस नंबर के साथ रिलेटिवली प्राइम हैं। ये है टोशन फंक्शन। अच्छा जी, टोशन फंक्शन के बाद आपके पास दो और मैथमेटिक्स की चीजें आपको बता दूं। पहली तो ये प्रॉपर्टी ऑफ टोशन फंक्शन देख लें। प्रॉपर्टी ऑफ टोशन फंक्शन क्या है कि इफ p इज अ प्राइम नंबर देन 5p विल बी इक्वल टू p माइनस 1। ये तो हमें पता चल गया। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर p और q दो प्राइम नंबर हो, दो अलग अलग प्राइम नंबर हो, p और q इक्वल ना हो, यानी एक 3 है और एक 5 है, या एक 3 है और एक 7 है, दो अलग अलग प्राइम नंबर हो, और अगर इन दोनों प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके एक नया नंबर n लिया जाए, तो टोशन फंक्शन ऑफ n असल में टोशन फंक्शन ऑफ p मल्टीप्लाई बाय q होगा, और वो p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1 के बराबर होगा। ये भी रूल याद रखिएगा, ये रूल काम आएगा आगे। उसके बाद एक थ्योरम दूसरा पढ़ते हैं, वो है यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम क्या है? यूलर थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर एवरी a एंड n दैट आर रिलेटिवली प्राइम, अगर दो नंबर हो a और n जो कि रिलेटिवली प्राइम हो, कोई भी दो नंबर मगर रिलेटिवली प्राइम हो, तो a की पावर टोशन ऑफ n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n। इसकी एग्जांपल क्या है कि a ले लें 3, n ले लें 10। अब n अगर 10 है तो और ये 3 है, तो 3 और 10 आपस में रिलेटिवली प्राइम है, हमें पता है। अब आप टोशन ऑफ 10 निकालें, यानी टोशन ऑफ n निकालें, तो टोशन ऑफ 10 आया 4। तो अब इस थ्योरम के मुताबिक अगर a की पावर टोशन फंक्शन रखें, यानी 3 की पावर 4 रखें, जो कि 81 होगा, तो 81 कॉन्ग्रुएंट होगा 1 mod n के, यानी 1 mod 10 के। मतलब 81 को 10 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर 1 को 10 से डिवाइड करने पे आएगा। दूसरी एग्जांपल, a को 2 ले लें, n को 11 ले लें। अब भी ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है। तो अगर हम 5 ऑफ 11 निकालें वो 10 आएगा, तो a की पावर 5 ऑफ n हो जाएगा 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 होता है 1024। तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा 1 mod 11 के, यानी 11 से अगर 1024 को डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर 1 को 11 से डिवाइड करने से आएगा, ठीक है भाई। इसी यूलर थ्योरम की एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म भी है, और वो ये है, An alternative form of Euler theorem states that for any integer a and n। अब यहां पर any integer लिखा है, यहां पे क्या लिखा था कि ये दोनों इंटीजर हों मगर रिलेटिवली प्राइम इंटीजर हों। यहां पर लिखा है एनी इंटीजर, कोई भी रिलेटिव प्राइम हो या ना हो, a की पावर टोशन प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट होगा a mod n के। एग्जाम्पल ले लिया a3 n 7, तो 5 ऑफ 7 पहले निकाला, वो 6 आया। a की पावर 5n प्लस 1 यानी 3 की पावर 6 प्लस 1 यानी 2187, ये कॉन्ग्रुएंट होगा a mod n के, यानी 3 mod 7 के। दूसरी एग्जांपल में a2 ले लें, n10 ले लें। अब अगर 2 और 10 को देखा जाए तो ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है, और इसने कहा ही नहीं था रिलेटिवली प्राइम का, इसने कहा था इंटीजर होने चाहिए, तो ये दोनों इंटीजर हैं। तो अब अगर आप 5 10 निकालें जो कि 4 आएगा, और a की पावर 5n प्लस 1 करें, यानी 2 की पावर 4 प्लस 1 करें, यानी 32 लें, तो ये 32 कॉन्ग्रुएंट होगा a mod n के, यानी 2 mod 10 के। मतलब क्या हुआ इसका कि 32 को 10 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा वही 2 को 10 से डिवाइड करने पर भी आएगा, ठीक है भाई।
तो यहाँ तक हमने ये यूलर थ्योरम की भी दोनों टाइप पढ़ ली। यहाँ तक जो है वो नंबर थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी, बेसिक नंबर थ्योरी। इसको बहुत अच्छी तरह प्ले करें, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, दो तीन दफ़ा इसको प्ले करें, बार बार इसको प्रैक्टिस करें, डिफरेंट नंबर लेकर प्रैक्टिस करें और इसको अच्छी तरह घोटा लगा लें या रट्टा लगा लें, क्योंकि उसके बाद जो लेक्चर अब आएगा वो लेक्चर होगा जिसमें हम एसिमेट्रिक एल्गोरिदम समझेंगे और आरएसए एल्गोरिदम पढ़ेंगे। थैंक यू।